बात ये है कि है तो डिफरेंट है ना, लेकिन सिलेबस एक ही है। फ़िज़िक्स का पोर्शन है, दोनों बुक्स करनी है सारी की सारी। तो एम कैट के लिए भी आपने ये चैप्टर रेडी करना ही करना है, और एम ई कैट के लिए भी, तो दोनों के लिए कर लें, सीधा सीधा एक ही बना लिया। एम सी क्यूज़ एक जैसे नहीं आते, लेकिन चैप्टर तो सिलेबस तो वही है ना, कंसेप्ट देने होते हैं। एम सी क्यूज़ मैंने जो पढ़ाने हैं ये नहीं आने कभी भी उधर, इस जैसे आने हैं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम ई कैट और एम कैट के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 के लेके हम इधर हाज़िर हुए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के MCQs को डिस्कस करेंगे। और याद रखें कि जो आपको थीम दिया जा रहा है, मींस जो आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है, उसके ऊपर बेस करते हुए आपके MCQs आएंगे। ये नहीं होता कि जो आपको पढ़ाया जा रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह के MCQs आपको पेपर में भी मिल जाए। कोई हो सकता है कि 100 में से एक MCQs ऐसा हो जो आपको एग्जैक्टली वही आ जाए, इत्तफाक हो जाए। तो लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। आपने बेसिकली आपके कंसेप्ट चेक किए जा रहे हैं कि आपने MCQs को किस तरह यानी प्रिपेयर करना है और खुद को रेडी करना है, और अपने सिलेबस को गो थ्रू करना है। ये बेसिकली आपको सिलेबस गो थ्रू करवाया जा रहा है। अब ई कैट एम कैट वही बच्चे देते हैं जो मोर देन 80% मार्क्स ले चुके होते हैं, और तब भी वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं, और वो अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरा में भी एडमिशन हो जाए किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में। तो आपने किस तरह गो थ्रू करना है, बस ये आपको आइडिया दिया जा रहा है कि किन बातों को आप इग्नोर नहीं करना और किन बातों को लेके चलना है। चलते हैं अपने फर्स्ट MCQs की तरफ। ये आपको एग्जांपल दिए, जैसे एक MCQs दिया गया है, इसमें आपका चेक हो जाएगा आपका जो आर्टिकल नंबर 2.3 है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसमें आपने पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को दूसरा नाम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, जबकि वेक्टर का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें जो आपको इधर MCQs दिया गया वो रिलेटेड है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से। और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे उसने कहा है क्या होगा। अब आपको आइडिया, मैं कुछ फीडबैक देता जाता हूँ साथ साथ इन आर्टिकल का। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ए डॉट बी, ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट में आपका कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन आता है। तो इसमें उसने कहा आई एंड जे, तो ये भी आपको डायरेक्शंस बता दूँ। अगर आप 3D में देखें, अगर आपकी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो आपका x की डायरेक्शन में i होता है, y की डायरेक्शन में j और z की डायरेक्शन में k। अब उसने पूछा है, और ये तीनों आपस में 90 के एंगल से होते हैं। अगर आपका a वेक्टर i के डायरेक्शन में है तो b वेक्टर आपका फॉर एग्जांपल k के डायरेक्शन में है, तो इनमें एंगल क्या बनना है 90 डिग्री का। और यूनिट वेक्टर जो भी होता है उसमें मैग्नीट्यूड उसकी 1 होती है और डायरेक्शन बता रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं, उसने कहा ना आई डॉट जे के दरमियान आप बताएं, आई डॉट के के दरमियान ये पूछा गया। तो अगर इसको कन्वर्ट करें, आई की मैग्नीट्यूड भी 1, के की मैग्नीट्यूड भी 1, कॉस ऑफ थीटा आपको बताया 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है आपका 0, और ये सारा आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। और ये आपने शॉर्ट फॉर्म में, अब ये देखें इतनी कैलकुलेशन का आपको उधर टाइम नहीं होगा, आपने विदिन सेकंड्स काम करना है। तो आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए जो आपने पढ़े हुए हैं। जैसे आपने पढ़े थे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये आपका 1 होता है। और आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, वो आपका 0 होता है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इनको देखते हुए उसने ये भी पूछा ना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई एंड के, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि वो क्या है 0 है। तो आपने 0 के ऊपर टिक कर देना। ये है कि जब आपको टॉपिक कंप्लीट याद हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, तब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं उसको। आगे चलते हैं। तो ये तो आपका गो थ्रू हो गया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक। आगे इस MCQs में आपसे बेसिकली पूछा गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i - 4j विल बी, वो क्या होगा। यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा है, एक वेक्टर आपको दे दिया, डिस्कस करते हैं। तो यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वो आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो ये देखें यहाँ आपको फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ, वो क्या दिया है 2i - 4j
यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होती है वो, या सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये याद रखें कि ये सारा काम आपने उधर नहीं करना होता, उधर डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में किया करें। आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होती हैं, तो मैग्नीट्यूड पे सीधा जाएं आप ऐसे, मींस फर्स्ट है 2i माइनस 4j है, तो ये आ जाएगा 4 + 16, ये आ जाएगा √20। और वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या है 2i माइनस 4j ओवर √20। अब इसमें से देखें अगर ये ऑप्शन है तो उसके ऊपर टिक कर दें। अब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इसी को एडवांस फॉर्म में किया हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो वो आपका आ जाएगा i माइनस 2j ओवर, अब √20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5 अंडरूट में, और 4 जो है वो अंडरूट से बाहर आके आपका 2 √5 हो जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। और अब ये देखें जो आंसर आया i माइनस 2j ओवर √5, वो है आपका, वो जी है, वो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह आपका यहाँ से आया हुआ ऑप्शन, तो ये आपको डायरेक्ट आपने ऐसे किया फार्मूले से, वो आंसर इधर ABC ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में वो अवेलेबल नहीं था, तो आपने आगे उसको फर्दर सॉल्व किया तो वहाँ से निकल आया आपका। तो ये ऐसे आपने सॉल्व करने हैं, और ये कैलकुलेशन आपने फास्ट करनी है। याद रखें कि आपको जो टेबल्स, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टेबल्स जो साइन कॉस टेन, उनकी वैल्यूज़, ओवर्स में वैल्यूज़ जैसे 1/1, 1/2 क्या है वो आपका 0.5, 1/3 क्या है 0.33, 1/4 क्या है 0.25, 1/5 क्या है वो आपका 0.2। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी 10 तक सारी आनी चाहिए। 1/9 क्या है 0.11, 1/10 क्या है 0.1, 1/100 क्या है, 1/1000 क्या है। तो ये सारी आपको टेबल्स आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो सारे टेबल्स याद हों, तो फिर आप कैलकुलेशन, क्योंकि आपको ECAT MCAT में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करना है, और आपको डाटा भी वो दिया जाएगा जो आप कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हों। तो आपको ये टेबल्स और शॉर्ट कैलकुलेशन ज़रूर आनी चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, √20 को कैसे डिवाइड करना है, तो ये टिप्स और ये ओवर्स की फॉर्म में फ्रैक्शंस, ये सारी याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं थर्ड MCQ के ऊपर। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर इज़ कॉल्ड। आप एडिशन ऑफ ए वेक्टर कैसे करते हैं, ये आप हेड टू टेल रूल से करते हैं, जिससे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में आप ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर गेट कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये एडिशन ऑफ वेक्टर का उसने रिवर्स प्रोसेस पूछा है। एडिशन ऑफ दी वेक्टर में आप वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर गेट करते हैं, और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, उल्ट प्रोसेस, वो ये होगा स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, जिसको आप कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। और ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, वेक्टर एडिशन का। तो ये आपको एक MCQ स्टेटमेंट क्लियर कर वो आपको बुक पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये पूछी जाती हैं, तो इसीलिए आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द स्पैनर इज़ L, और आपको फोर्स दे दी गई है F, इज़ अप्लाइड ऑन इट टू लाइटेंड नट, मीन्स आपने एक नट को ओपन करना है सच दैट इट इज़ पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट, देन द टार्क इज़। अब ये इधर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कह रहा है कि जो आपकी फोर्स है ना वो पिवट पॉइंट से पास कर रही है। पिवट पॉइंट, ये आर्टिकल नंबर आपका 2.4 है टार्क का, उसका लास्ट आर्टिकल है, तो वहाँ से ये आपका MCQ सॉल्व होगा। उसका एक लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ से आपको ये मिलेगा, और आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी इसी से रिलेटेड है। आपने टार्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है, L क्रॉस F या R क्रॉस F कह सकते हैं आप। अगर आप लेंथ उसको मैग्नीट्यूड में करें तो RF साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, RF साइन थीटा, और R की जगह, R बेसिकली मूवमेंट आर्म होती है, F आपकी फोर्स है, थीटा आपका एंगल है जो R और F के दरमियान बनता है। अब ये देखें उसने कहा कि वो पिवट पॉइंट से पास कर रही हैं, तो याद रखें कि जब भी वो पिवट पॉइंट से पास करें तो आपका जो मूवमेंट आर्म होता है R वो ज़ीरो हो जाता है,
और जब आपका पिवट पॉइंट का मूवमेंट आर्म 0 हो गया तो आप इधर इसकी जगह आर की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका कंप्लीट फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि आपका टार्क क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट पैसेज, ये देखें टार्क का जो टॉपिक था उसका लास्ट 3 लाइन से ये उसने MCQs निकाला हुआ। तो ये चीज़ों का आपने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। आगे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर बी, डिफरेंस उसने कहा है कि 2 वेक्टर्स का लेना है, एक वेक्टर बी है और एक उसका नेगेटिव वेक्टर है जिसको आप कह सकते हैं -b, जिसकी मैग्नीट्यूड तो b के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और इन 2 वेक्टर्स का आपने डिफरेंस लेना है। तो वो देखते हैं कैसे लेना। फॉर एग्जांपल आपको 2 वेक्टर्स दिए हों a और b, तो इनका डिफरेंस आप ऐसे लिखते हैं a - b, ये डिफरेंस होता है। अगर एडिशन की बात की जाए तो आप कह सकते हैं a + b। इधर उसने कहा कि 2 वेक्टर्स जो आपको क्या दिए हुए हैं वो आपको b और -b दिए हुए हैं, और इनका कहा है कि डिफरेंस लें। तो डिफरेंस कैसे होगा, b - b ऐसे लिखा जाएगा। अब ये देखें b माइनस प्लस हो जाएगा तो b + b आ जाएगा और इसको 2b कहा जा सकता है। तो फिर ऑप्शन आंसर क्या बन गया, 2b, यानी जो आपका वेक्टर है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, अ नल वेक्टर, क्योंकि इधर सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो नल वेक्टर के ऊपर लगा देते हैं कि b और -b इनको ऐड करके कैंसिल हो जाएंगे और नल वेक्टर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहा था b और -b का डिफरेंस लेना है, तो वो ये हो जाएगा इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द b, नहीं, ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द b। तो ये देखें इसका आ गया, ये 2 शो कर रहा है ट्वाइस को, कि b वेक्टर का ट्वाइस हो जाना, तो वो आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह आपने ये MCQs कर लिया। आगे चलते हैं। इफ़ वी डबल द मूवमेंट आर्म देन द वैल्यू ऑफ द टार्क बिकम्स, ये तो ईजी है। फिर टार्क का आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए, टार्क का आपने पढ़ा हुआ है, LF sin θ होता है। उसने क्या कहा, मूवमेंट आर्म L को अगर डबल कर दिया जाए तो ये देखें 2 आप बाहर निकालेंगे और LF sin θ, और ये टार्क को आप अब टार्क डैश लिख सकते हैं जब आपने मूवमेंट आर्म को डबल कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। इफ़ वी डबल्ड द मूवमेंट आर्म, इधर लिखा डबल दी मूवमेंट आर्म, मैंने डबल कर दिया इसको, तो ये देखें 2 बाहर आ गया आपका और ये टार्क आपका पहले है। तो आप कहेंगे कि आपका जो पहले टार्क था उस टार्क का डबल हो जाएगा आप, तो वो लिखा हुआ डबल। तो ये आपके इस तरह आंसर आ जाएगा। ये तब आपको आएंगी जब आपको फार्मूलाज याद हों, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको हिट, आप उस आर्टिकल के ऊपर जाके हिट करें जहाँ से वो MCQs लिया गया। क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए ECAT MCAT में। ये चलते हैं इसके ऊपर। ये आपका 3rd आर्टिकल है जो आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, उनसे रिलेटेड है ये MCQs आपका, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स के बारे में बात की गई है। इफ़ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आपको फोर्स दे दी गई है 5 न्यूटन, एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा आपका 30 डिग्री। उसने कहा है उसका x और y कंपोनेंट क्या होगा। फोर्स दे दी गई है और उसके कंपोनेंट्स पूछ लिए गए हैं, फोर्स से आप कंपोनेंट निकालने हैं। तो ये आपने पढ़े हुए हैं। अगर आपने x कंपोनेंट निकालना है ऑफ द फोर्स तो वो होता है F cos थीटा, और अगर आपको y कंपोनेंट पूछा गया है तो Fy होता है F sin थीटा। अब ये देखें यहाँ भी आपको टेबल्स, जो मैंने स्टार्ट पे बात की थी, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। फोर्स आपको 8 न्यूटन दी गई है, कॉस और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ। अब आपको ये टेबल याद हो, cos 30 क्या है, cos 30 आपको पॉइंट्स में भी याद होने चाहिए, ओवर्स की फॉर्म में भी याद होनी चाहिए। तो आपका cos 30 होता है √3/2, तो ये आंसर आ गया 4√3। और वैसे cos 30 आपका 0.866 होता है। इसी तरह आपको cos 30 की, cos 45 की भी, cos 60 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। जैसे cos 45 की बात की जाए तो 0.707 होता है, या 1/√2 को कह सकते हैं आप। और अगर आप cos 60 की बात करें तो वो 1/2 होता है, जिसको आप 0.5 कह सकते हैं। तो ये फ्रैक्शंस में भी याद होने चाहिए और पॉइंट्स में भी याद होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ तरह से आपको आनी चाहिए इधर।
अब ये देखें 8 साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये उससे कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। तो आपका fx आ गया 4/3 और fy आ गया 4, तो वो देखें आपका करेक्ट ऑप्शन ये बनता है। तो इस तरह आपने कर लेना है इसको। आगे आपसे MCQs में पूछा गया इफ़ फॉर ए बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, तो ये भी इजी MCQs है। लास्ट आर्टिकल है सेकंड चैप्टर का जो आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो वहाँ डिस्कस की गई है द बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होता है जब दोनों उसके ऊपर कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो भी फुलफ़िल हो रही हो और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो भी फुलफ़िल हो रही हो। तो दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होता है, और अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करे तो एंगुलर एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होता है। तो ये देखें उसने कहा हुआ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ शुड बी ज़ीरो। तो जैसे मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर दोनों सेटिस्फाई होंगी तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन भी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी दोनों ज़ीरो होंगे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर, उस आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर वो आपको बताए थे 3 वे से होते हैं। आप उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ लाइक मैस उसके साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है जो आपको एक नई फिज़िकल क्वांटिटी दे देगी। अब उधर उसने कहा इफ़ अ वेक्टर ए इज़ मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, अब आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो एंगल क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो ये देखें जैसे ए वेक्टर ये है, अगर मैं इसको नेगेटिव -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका हो जाएगा एस से, उसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगी और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो इसको कह सकते हैं कि ये एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल में एंगल बनता है आपका 180 डिग्री। तो ये 180 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंटी पैरेलल के केस में एंगल 180 बनता है, तो 180 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आपका एक v हो, वेलोसिटी वेक्टर, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो mv हो गया। तो ये एक मोमेंटम आती है, मोमेंटम ही एक फिज़िकल आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नई एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो इसको कह सकते हैं आप। इसी तरह अगर a एक वेक्टर हो, इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपका इक्वल टू किसके आ जाती है, फोर्स के। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। आगे चलते हैं MCQ नंबर 10। इसमें पूछा गया है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A ओनली एंड ओनली इफ़। वैसे तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। नॉन कम्यूटेटिव मीन्स A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है, लेकिन इधर उसने कहा कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल होगा सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत में। वो सूरत कौन सी है, वो ये है कि वो आपका जो 2 वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हों। आपको मैं इधर से बता देता हूँ फार्मूलाज से। जैसे कि ये देखें आपने पढ़े हुए हैं फार्मूलाज, A क्रॉस B वो इक्वल होता है AB क्रॉस में साइन आता है। अब कौन सी सूरत हो सकती है कि दोनों इक्वल आ जाए। दूसरी सूरत है आपकी B क्रॉस A, तो ये होगा BA साइन थीटा। अब ये देखें अगर आपका वो पैरेलल हों दोनों वेक्टर तो थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री। अब इसमें पुट करें AB साइन 0, इसमें BA साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, और वो सारे क्या हो जाएंगे आपका एक नल वेक्टर आ जाएगा। नल वेक्टर n यूनिट वेक्टर भी साथ लिखा जाता है इसमें, तो आपका नल वेक्टर आ जाएगा। और दोनों देखें इक्वल आ गए। परपेंडिकुलर के केस में साइन 90 होता है और साइन 90 आपका 1 होता है। साइन 90 जब 1 हुआ तो वो एक में आ जाएगा AB और दूसरे में आ जाएगा BA और साथ n वेक्टर, तो तब इक्वल नहीं आएगा।
तो सिर्फ एक सूरत होगी जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो तब आपका बी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल होंगे। आगे आपको दिए हुए हैं टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपने जस्ट बताना है येस और नो। तो ये बताने के लिए, ये मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं ई कैट, उन्होंने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है वेक्टर्स का, तो ये उससे रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन। जब भी